सैटरडे के दिन हमने यहाँ तक देखा था ये फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के उसके हिसाब से हमने देखा था कि क्या होता है कि इसके लिए ज़रूरी होता है जल, यानी कि क्लोरोफिल एक ज़रूरी होता है, और उसके बाद में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें उनका फूड बनाने के लिए, और सनलाइट। तो क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीज़ें नेसेसरी है कि जिसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस के अमल से सोलार एनर्जी से लीव्स बना सकते हैं फूड। तो एक यूनिक मेथड है ये। और उसके बाद में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्लांट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी थे पौधे जिसमें क्लोरोफिल ही नहीं होता। तो क्लोरोफिल नहीं होता तो डिपेंड होते हैं दूसरे पर। वो क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स से। और उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है उन्हें। और उसी तरह से पैरासाइट प्लांट्स की बात की गई अगर, और ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें मिलता है, तो वो लोग, जैसे कि वो जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, वो कुछ कीड़ों को, इंसेक्ट्स को डायरेक्टली, मतलब उसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है, सिस्टम बना होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और वो जाल में फंस कर ट्रैप करके उन्हें उसके थ्रू में फूड हासिल करते हैं, तो उनको इंसेक्टिवेरस या फिर इस तरह से नाम दिया जाता है। उसी तरह से पैरासाइट प्लांट की एक यहाँ पर बात चल रही है। पसकता अमरबेल जो है, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। पसकता या फिर अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये रेडीमेड फूड टेक करता है। प्लांट्स ऑन इट इज क्लाइंबिंग, और ये क्लाइंबिंग प्लांट्स के हिसाब से होता है। मतलब ये जो था अमर बेल, जो होती है बेल की कैटेगरी हमने देखा था, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये भोजन इस तरह से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जो प्लांट पर ये होते हैं उसी से अपना फूड हासिल करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। और उस हिसाब से उसको कसकटा को कहते हैं पैरासाइट, इस वजह से वो जो प्लांट होता है वो क्लाइंब होता है उसके होस्ट पर, since it deprives the host of valuable nutrients। तो इस तरह से अमर बेल कसकता की एक एग्जाम्पल है। उसके बारे में और यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग उसकी इमेजेस है यहाँ पर ऐसी पाई जा रही है। अमर बेल, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, और ये जो है तो रेडीमेड फूड प्राप्त करती है प्लांट से जिस पर वो चढ़ी होती है, जिस प्लांट पर। तो ये अमर बेल जो है तो प्लांट के ऊपर में होती है, तो वो उससे उसका फूड हासिल करती है न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसको कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, जैसे कि अभी बात की गई थी। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, मतलब जैसे पिचर प्लांट वगैरह हो गया। तो घट में रूपांतरित पत्ती ऐसी होती है, ढक्कन है ऊपर के, पिचर प्लांट के थ्रू में चूहे वगैरह भी आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, नेपेंथीज वगैरह हो गया, और विनिस फ्लाई ट्रैप जिसको नाम दिया गया। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को और डाइजेस्ट करते हैं उन्हें। कुछ ग्रीन हो सकते हैं कलर में। इससे पहले भी इसके ताल्लुक से बात की गई थी, और ये ईवीएस में क्वेश्चन आता है कि किस तरह से वो कैच करेगा। अब उसके बाद में है सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप ये क्या है? यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पूरी पढ़ लीजिए।
मृत जीवी उसको कहा गया, सेप्रोट्रॉप्स। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। तो फंगाई वगैरह, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज फंगाई, इस तरह से फंगी। और उसमें इसके पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि अलग अलग तरह की होती है। पोषण प्रणाली मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ब्रेड से एब्जॉर्ब करते हो न्यूट्रिएंट्स। मतलब यहाँ पर एक शक्ल बताई हुई है, इमेज, जिसमें ब्रेड है, और ब्रेड को इस तरह से बताया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स को ऐसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो फंगाई की बात कर जा रही है, फंगस वगैरह की। फंगी तो वो जो होते हैं तो एब्जॉर्ब करते न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है तो उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है कि सेप्रोट्रॉप्स, के इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो उसको मृत जीवी पोषण कहलाता है। तो मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीव कहलाते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स ये हो गए। इसके लिए हम और थोड़ा सा उसको कुछ इमेजेस देखेंगे उसके। तो उसको प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। एब्जॉर्ब होके जो होता है न्यूट्रिशन, सब्सट्रेट जो होता है डेड ऑर्गेनिज्म और अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, तो ये होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने। और वो फंगस जो है वो ग्रो होती है टेबुलर स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है हाइफे, जो ब्रांच है डेड मैटर की। तो ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उसके ऊपर मौजूद है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि सेफ्रोट्रॉप्स एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब एक टर्म याद रखना है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, और डेड याद रखना है इसके अंदर के डेड एंड डिकेइंग मैटर, न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जिसी वजह से उसको डेड के लिए यहाँ पर मृत जीवी पोषण उसको कहलाया जा रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। बहुत दिनों से पढ़ा हुआ या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर में इस तरह से हो रहा है। अब उसके बाद में सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस क्या होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते तथा अपना आवास, मतलब उनका घर जो है, एवं पोषक तत्व कि उनका सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, के रहने की जगह भी और न्यूट्रिएंट्स भी दोनों भी शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, कि ऐसी रिलेशनशिप को कहते हैं सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंगाई ऐसा होता है कि वो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, रूट ऑफ प्लांट में, कि जड़ के अंदर। अब जड़ के अंदर ये है मौजूद। तो अब क्या हो रहा है कि प्लांट्स है, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स टू फंगस। फंगस को क्या कर रहा है प्लांट, प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स। और इन द रिटर्न, और टिट फॉर टैट के हिसाब से बदले में फंगस प्रोवाइड कर रहा है वाटर, कि पानी प्रोवाइड कर रहा है, और सर्टन न्यूट्रिएंट्स, कि उसके जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ एक जगह पे रहते हैं और शेयर करते हैं दोनों भी, मतलब उनकी लिविंग की प्लेस भी सेम है, और न्यूट्रिएंट्स भी जो है तो एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवी संबंध। और उसकी मिसाल क्या होगी, फंगस को प्लांट्स प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, और रिटर्न में फंगस उसको प्रोवाइड कर रहा है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन यहाँ पर है इन ऑर्गेनिजम्स, हाँ, लाइकेन उसको कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, लाइकेन। तो ऑर्गेनिजम्स में, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, यानी कि एक नाम है लाइकेन ऑर्गेनिज्म, उसको हम देखेंगे।
Lichens are bizarre organisms and not two are alike. Lichens are a complex life from form that is a symbiotic partnership of two separate organisms. मतलब दो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन से बनी एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है ये। जैसे कि कोई अ, मतलब बिजनेस चलाने कोई भी चीज को जैसे कि पार्टनरशिप होती है, तो वैसे इसमें। और वो कौन कौन से? फंगस और अलगी। इसको देखिए इमेज, फंगस और अलगी। घर से लेके आना पड़ेगा। तो क्या हो गया ये? फंगस और अलगी। इस तरह से द डोमिनेंट पार्टनर इज फंगस, और डोमिनेंट पार्टनर जो होता है फंगस होता है, विच गिव्स द लाइकेन द मेजोरिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इट्स थैलस शेप टू इट्स फ्रूटिंग बॉडीज। के मेजर या डोमिनेंट, मेजर काम जिसका होता है डोमिनेंट पार्टनर, वो होता है फंगस, जो कि प्रोवाइड करता है लाइकेन को। मेजोरिटी उसकी खसूसियत इस वजह से बनती है उसके थैलस शेप के वजह से फ्रूटिंग बॉडीज को। इसकी और कुछ इमेजेस यहाँ पर अगर हमें मिलती है, तो अलगी के साथ में जो पार्टनरशिप होती है वो लाइकेन हो जाता है। एक और डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ते हैं कि अ लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड फोटोसिंथेसिस अलगी और सिनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के साथ भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये फ्रुक्टोस यहाँ पर है। फ्रुक्टोस तो नहीं है, मतलब फ्रुटकोस और कर्टोस और फोलियोस, इस तरह से अलग अलग नाम है। लाइका जेली, ये वाला जेली की तरह होता है, ये पाउडर की तरह होता है। ये जो है तो लोब्ड लीव्स, लोब्ड लीव्स की तरह होता है। और ये होता है क्रस्ट की तरह, क्रस्ट। उसी तरह से मिनी शब, मिनी शब की तरह ये होता है। प्रोटिकोस, फ्रुस्टोस, ये ऐसे। तो लाइकेन की अलग अलग टाइप्स भी है। और ये दरख्त पर किस तरह दिख रहा है, तो ये दरख्त पर इस तरह से ग्रो हुआ है। तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लाइकेन के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात। थ्री एग्जाम्पल्स यहाँ पर नाम आ गए फ्रूटिकोस। अगर एग्जाम्पल की अगर बात की जाती है तो ये आप ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। और ना तो ये प्लांट होते हैं ना एनिमल होते हैं, बट रेदर दे आर ऑर्गेनिजम्स। उनको सिर्फ ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा, ना प्लांट होते हैं ना ही कोई एनिमल होते हैं। दोनों भी पॉइजनस नहीं है। वोल्फ लाइकेन, अगर वोल्फ लाइकेन अगर है, लेथेरिया वल्पिना जिसको नाम दिया जाता है, वो पॉइजनस होता है। ये वाला इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन उसको चलते चलते हम देख रहे थे। तो ऑर्गेनिज्म में जो लाइकेन था, तो उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, कि क्लोरोफिल कंटेनिंग जो पार्टनर होता है, इनमें एक, दो भागीदारी होती है। इनमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। तो दो नाम बताए गए, एक शैवाल और दूसरा कवक। विच इज एन algae एंड अ फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, और फंगस शेल्टर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ऐसी भी कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित है लेकिन कवक में नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास। अब ये शैवाल मतलब कौन हो गया? फंगस हो गया, जो कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। और इस शैवाल के अंदर क्या है बता रहा है कि क्लोरोफिल है लेकिन अलगी में नहीं है। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द algae एंड इन रिटर्न द algae prepares and provide food for the fungus। क्या रहना प्रोवाइड कर रहा है फंगस, और उसके बदले में जल एवं पोषक तत्व का उपलब्ध करवा रहा है। और बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषण खाद्य कवक को देती है, तो फंगस। लेकिन यहाँ पर फिर से शैवाल ही नाम यूज किया गया था।
कवक को, तो कवक हो जाएगा फिर फंगस का नाम। हाँ, फंगस यानी कवक। हाँ, ये दोनों में इंटरचेंज हो गया वो डेफिनेशंस। तो इस तरह से नेक्स्ट है, लेकिन उसको इंग्लिश में सीधे सीधे याद रख लेना कि फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड algae प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस जो करेगा तो उसमें क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो अब कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, तो मतलब कवक यानी फंगस ही हो जाएगा वो, जो कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। और शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित है, तो फोटोसिंथेसिस मदद करता है फूड बनाने। तो फिर ये अलगी को ले लेना। नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर प्रिपेयर्ड, हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, के मृदा में पोषकों की पूर्णति किस प्रकार होती है, कि मतलब दोबारा कैसे बनते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर जमीन में। तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। कहाँ पर होते हैं? फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस एक्सेट्रा। और जो प्लांट जो लगातार उपयोग किए जाने के कारण कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं जो एडेड होते हैं टाइम टू टाइम इनरिच इन द सॉइल, वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। के जो प्लांट्स में लगातार इस्तेमाल में आने की वजह से जो मृदा होती है फर्टिलाइजर्स में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को उन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में जमीन में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो खाद वगैरह मिलाने की आवश्यकता हो रही है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की बात की जा रही है, कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, और ये ऐड होते हैं टाइम टू टाइम सॉइल की जरखेजी वगैरह बढ़ाने के लिए। और हम उससे क्या कर सकते हैं? प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करके। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्लांट जो है उसको प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता, मतलब ज़्यादा ज़रूरी होता है नाइट्रोजन। और फसल कटाई के बाद जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो यज्ञिक वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। परंतु ये जो है यूजुअली क्रॉप प्लांट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पर नाइट्रोजन, और सॉइल बिकम होती है डेफिशिएंट नाइट्रोजन। और आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की गैस अवेलेबल होती है प्लेंटी इन द एयर, कि हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है नाइट्रोजन। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर कि आमतौर से तो फिजा में है, लेकिन प्लांट्स को उसको उस तरह से डायरेक्टली नहीं ले पाते। उसको कार्बन, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन। और उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत कैसे होती है? सोल्यूबल फॉर्म में। तो उनको डायरेक्टली वो नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो उनको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। अब द बैक्टीरियम कॉल्ड, जिसको एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइबोजियम, राइजोबियम। हाँ, तो राइजोबियम जो होता है तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू अ यूजेबल फॉर्म, के यूज इस्तेमाल में लाने के फॉर्म में वो लेकर आता है राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये डायरेक्ट नाइट्रोजन की बात नहीं की जा रही, क्योंकि नाइट्रोजन दो किस्म का हो जा रहा है हमारे पास, एक सोल्यूबल फॉर्म में और एक एटमॉस्फेरिक फॉर्म में। तो अब एटमॉस्फेरिक फॉर्म के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके एक यूजेबल फॉर्म में वो बना रहा है, जो कि हो जाएगा सोल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम इसका खुद का फूड नहीं बना सकता, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, खुद का फूड फूड वो नहीं बना सकता। तो ये ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्रैम, तो ये अक्सर होता है चने के, ग्राम के, पीस के, मूंग के और बीन्स और लेग्यूम्स के रूट्स में, और प्रोवाइड करता है उनको नाइट्रोजन। और इस तरह से वो उनको उसके बदले में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था
ये सारी बातें जिसे हमने ऊपर जो पढ़ा था सिम्बायोसिस की, वो तो एक अलग शक्ल थी। और अब ये बात चल रही है कि न्यूट्रिशन कैसे दोबारा पुनः प्रति किस तरह से होती है, कि रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं सॉइल में, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो उसके बदले में क्या कर रहा है कि लीव होता है रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, लेग्यूम्स में, और प्रोवाइड करता है उनको नाइट्रोजन। इन रिटर्न प्लांट उसको प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर, रहने की जगह और खाना, टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को। दस दे दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस वजह से भी उनके दरमियान में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई, सहजीवी संबंध हो गया इस तरह से। तो कहाँ कहाँ पर, चना, मटर, मूंग, सेम तथा फलीदार जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर, चना, मटर, मूंग, सेम और फलीदार प्लांट्स में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स रहेंगे, उसके आपको जवाब देना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट लीव कुक्ड फूड अनकवर और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, विच एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ कुक्ड फूड। कि हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो अभी हमने जैसा पढ़ा था, तो ऑप्शन हाँ, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर 4। हाँ राइट, ऑप्शन सही वन। जवाब है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से सही जवाब है कि फंगस, इसके बारे में जो हमने पढ़ा था, फफूंद वहां पर लग जाएंगी। जैसे कि रोटी हो गई, रोटी पर भी आती है, और उसी तरह से जो है तो ब्रेड वगैरह की एक एग्जाम्पल दी गई थी। और जो जो चीजें रहेंगे तो पका हुआ खाने पर वो आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट। ये कौन सा परजीवी पौधा है, पैरासाइटिक प्लांट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर टू सर। सेकंड। हाँ, तो जहाँ सेकंड। किया था डायरेक्ट डायरेक्ट, तो वो सही है, अमरबेल। कसका था यहाँ पर नाम लिखा हुआ था, तो अमरबेल से हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट्स। इसमें से कौन से प्लांट्स, ऑप्शन नंबर 4। हाँ फोर्थ टीचर राइट है, प्लांट। प्लांट। घट पर्णी का पौधा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट। किसमें जड़ों में, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड तुलसी में, क्योंकि हमने बाकी पढ़ा था, मटर पढ़ लिया था हमने, पीस, पीस के सारे पढ़ लिया था, और स्वीट पी, गार्डन पी जो कि बगीचे वाला मटर भी हो गया अगर, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, ये पढ़ा था हमने, और क्या था, हाँ तुलसी नहीं था, और चना भी पढ़ा था, और उसी तरह से सेम, सेम का पढ़ा था, ये सारा। तो ये सारे सही जवाब हो गए आपके। अब उसके बाद रेशो से वस्त्र तक, ये वाला हमें देखना है कि द फाइबर्स ऑफ वूल्स, हालांकि ये हो गया था ऊपर, एक मरतबा फिर से वो एक आया है पॉइंट, तो इसको देख लेना है कि द फाइबर्स ऑफ वूल एंड सिल्क आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कि वूल और सिल्क कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, जानवरों से। और फाइबर्स ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। और प्लांट से कौन सा होता है, कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। और सिंथेटिक फाइबर किसको कहते हैं, जो केमिकल का इस्तेमाल करके डायरेक्टली जो आर्टिफिशियल वे में बनाया जाएगा, तो वो सिंथेटिक फाइबर ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है, दोनों के बारे में बात की जा रही है, वूल और सिल्क की। तो वूल जो है भेड़ बकरी, उसका नाम यहाँ पर एनिमल्स के दे दी गए कि भेड़ बकरी या पर कुछ अन्य जंतुओं के ऊन से प्राप्त की जा रही है, और उन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढकी होती है। वूल comes from sheep, goat, yak, and some other animals. These wools yielding animals wear hair on their body. उसके बाद भेड़ की अगर रोईदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ की अगर बात करें तो द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट फ्लीस। के ये कौन से होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल जो होते हैं, द कोर्स ब्रेड, द कोर्स बियर्ड हेयर। तो जो दाढ़ी के जो बाल है, कोर्स बियर्ड जिसको कहा गया, रूखे बाल। उसके बाद दूसरा हो गया त्वचा के निकट अवस्थित अवस्थित तंतुरूप मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल जो होते हैं ऊन, कर्तित ऊन बनाने के लिए रंश प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल।
तो ये फाइन है, ये कहाँ पर है? त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूप मुलायम बाल, अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ये याद रखना है। उसके बाद में एनिमल्स दैट यील्ड वूल, वूल प्रदान करने वाले जो जंतु हैं उनके बारे में बात। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है, जैसे कि यदि भेड़ों की ऊन ही ऊन की एकमात्र स्रोत नहीं है, तो ये क्या है कि सेवरल ब्रीड्स ऑफ द शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ऑल्दो शीप्स वूल इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ द वूल। मतलब अलग अलग किस्में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साधन सिर्फ शीप हो वूल का, एकमात्र साधन नहीं है, दूसरे भी है। जैसे कि याक हो गया, तो याक का वूल जो है तो वो प्रिविलेंट होता है तिब्बत और लद्दाख में। तो याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित होती है। यहाँ पर याक बता दिया गया। और उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। लामा हो गया, देखिए यहाँ पर लामा की मिसाल है, और एल्पेका। अब वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लालमा, लामा ही है वो, और अल्पेका फाउंड इन द साउथ अमेरिका। तो हम इसको देखते हैं। इसकी और इमेजेस, उसमें एक एल साइलेंट है, लामस लिखने में उसको डबल आ सकता है। ये लामा है, और ये अल्पेका। अल्पेका जो है वो थोड़ा सा इससे शॉर्ट है, लामा थोड़ा बड़ा है। ये दोनों की सेल्फी। तो इस तरह से ही है, और खतरनाक सेल्फी भी है मौजूद। अल्पेकस एंड लामास आर टू ऑफ द फोर लैमोइड स्पेसीज से है वो, और दो स्पेसीज जो है दोनों सेम है। बिगेस्ट डिफरेंस जो है लामास और अल्पेका का, उनका साइज है, और द टाइप ऑफ द कोट ईच ऑफ देम, कोट भी जो है तो दोनों, ये दोनों का डिफरेंस होता है। लामास ग्रोस अ कोर्स वूल, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे कि जैसे कि बियर्ड के, जैसे कि दाढ़ी के कोर्स, जैसे कि हेड्स होते हैं, तो वैसा कोर्स वूल होता है यहाँ पर। ग्रोस, लामास ग्रोस अ कोर्स वूल कोट, वेरस अल्पेकास हेयर इज लॉन्गर एंड फाइनर। जबकि अल्पेका के हेयर का डिफरेंस क्या है कि वो लंबे होते हैं और फाइनर होते हैं, मतलब सॉफ्ट होने। गोट और शीप, तो ये शीप्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू गोट्स एंड कैटल्स। अल्पेकास आर कैमेलिड, मीनिंग दे आर एक्चुअली कैमल ऑफ अ सॉर्ट। तो ये ना तो गोट है ना शीप है, ये कैमल की कैटेगरी के तौर पे आते हैं। कैमल ऑफ सॉर्ट बोथ आर आर्टियोडेक्टिल्स होता है, और उसका मतलब होता है कि इवन नंबर ऑफ टोज, जिसको इवन नंबर ऑफ टोज होते हैं, यानी चार। बट आफ्टर दैट इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये लगभग इतनी बात हो गई। लामा और एल्पिका ये फाउंड होते हैं साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पर एक ही डिफरेंस उसमें देखना है कि जो लामा है तो उसके हेड जो है तो कोर्स होंगे, और कोर्स के अलावा क्या था? कोर्स वूल कोट, इतना ही था बस। और एल्पे का जो है उसका जो है तो लॉन्गर एंड फाइनर जो है तो हेयर्स रहेंगे। तो ये दो ही डिफरेंस है इसमें, और शीप या गोट नहीं है, कैमल की कैटेगरी से ये होता है। अब यहाँ तक हो गया था कि साउथ अमेरिका में हो गया। अब उसके बाद वूल इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, गोट हेयर से भी जो है तो ऑप्टेन होता है। अभी जैसे शीप की बात की गई थी और बताया गया था कि नॉट ओनली अ सोर्स दैट प्रोवाइड, जो वूल की बात अगर थी, वूल, तो ये गोट एक हो गया यहाँ पर जो कैटेगरी चढ़ रही है।
अब गोट में जो है तो एंगोरा वूल, तो ये इसके ऊपर आता है हमेशा सवाल, पिछले बार में आ चुका है ईवीएस में। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये सवाल पहले रिपीट हो चुका है, पहले आ चुका है ये ईवीएस में। तो अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा ब्रीड ऑफ गोट्स विच आर फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अंगोरा बकरी यहाँ पर ऐसी है जिसको और थोड़ा सा ये इस तरह से होती है, तुर्किश ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक गोट। और यहाँ पर इंडिया की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह से अंगोरा गोट। अंगोरा ब्रीड ऑफ गोट्स विच आर फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में अक्सर जो है तो सेब होते हैं, तो आप ऐसा अंगूर से अंगोरा ब्रेड याद रख के जम्मू एंड कश्मीर याद रख सकते हैं। फलों से अगर याद करें आप, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल जो होते हैं, द कश्मीरी गोट है सॉफ्ट फर क्लोज टू इट्स स्किन, और इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती है। और इसके ऊपर भी सवाल पहले आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्मीना शॉल। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो पश्मीना शॉल कहलाते हैं जो कि कश्मीरी गोट होती है। तो ये भी कश्मीर की है गोट, कश्मीरी गोट पश्मीना शॉल्स। और कितने गर्म होते हैं, ये सारी चीज़ों पर भी सवाल आते हैं कि पश्मीना शॉल का कितना होती है। पहले हमने पढ़ा था, आपको याद है क्या कुछ? पश्मीना शॉल कितनी ज़्यादा कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती है वो, और आमतौर से जो है तो ये प्राइजेस वगैरह भी महंगे होते हैं और उसका टेम्परेचर वगैरह की उसमें अगर कुछ ऑलमोस्ट 30 स्टेजेस, सिंगल सिंपल पश्मीना शॉल गोज थ्रू ऑलमोस्ट 30 स्टेजेस, 30 स्टेजेस से भी जाता है वो बनने के लिए। और 10 टाइम्स थिन होती है, वेरी वार्म होती है, 10 गुना पतली होती है। ये वाला सवाल आता है, 10 गुना पतली होती है। ये बिलीव दैट पश्मीना शॉल एज वार्म एज 6 स्वेटर, और 6 स्वेटर, ये 6, 10 और 30 स्टेजेस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बनने की स्टेज उसके 10 के करीब होती है पश्मीना शॉल, ये बहुत थिन होती है। और ये बिलीव होती है कि वार्म एज 6 स्वेटर के तौर पे होती है पश्मीना शॉल। वूल जो है तो कलेक्ट जो होता है वो फाउंड होता है बहुत हाई एल्टीट्यूड, ये वाली इंफॉर्मेशन भी याद रखना है। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर ये होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको ठंड नहीं लगती। टेम्परेचर ड्रॉप जो होता है 0 डिग्री टू। और इसका जो एक हमने एक और चीज देखी थी कि उसका जो हेयर होता है वो कितना कैसे होता है। ये देखिए सीटेड के नवंबर 2012 में सवाल आ चुका है कि वन पश्मीना शॉल इज वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर्स एंड डैश आवर्स टेकन टू वीव अ प्लेन पश्मीना शॉल। 6 स्वेटर्स और 250 आवर्स आर टेकन। तो ये चीज़ें एक साथ में सारी चीज़ें ज़रूरी है, याद रखना। और इसमें देखिए चंगापा ट्राइब ऑफ लद्दाख आर नोन फॉर मेकिंग पश्मीना शॉल। कभी कभार आप जम्मू और कश्मीर बोलकर ये उसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा। मेकिंग पश्मीना शॉल के लिए यहाँ पर चंगापा ट्राइब ऑफ लद्दाख ये नोन है। और उसी तरह से ये बिलीव किया जाता है कि वार्म एज 6 स्वेटर। बाद में कुछ कुछ एनिमल्स के हेयर कितने थिक होते हैं उसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, तो वो भी याद रखना है। वुड की बात करें तो कैमल बॉडी हेयर इज ऑल्सो यूज एज वुड, कि ऊँट के भी जो बाल होते हैं वो ऊन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेशो से ऊन तक की अगर बात की जाए तो सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव अ डेंस कोट ऑफ हेयर। डेंस मतलब होता है जैसे कि डेंस, अगर हम बात की जाए जैसे कि पानी की, तो पानी कितना डेंस है तो उसके अंदर उतनी मकदार में वो भारी है, भारी भरकम, या फिर उसमें उतना नमक है। तो डेंस हमने पहले समंदरों की बात पढ़ी है, अब यहाँ पर कोट ऑफ हेयर। सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव डेंस कोट ऑफ हेयर, कि भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है इन भेड़ों को।
वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है उसे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। yields large quantities of the good quality wool. These sheep are produced by selective breeding, of which one parent is a sheep of good breed, कि जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। उसके बाद बात की जाए प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, तो देखिए ऐसी प्रोसेस होती है, भेड़ की ऊन उतारी जा रही है यहाँ पर, बिल्कुल ये भेड़ यहाँ पर आराम कर रहे हैं और उनकी वूल उतारी जा रही है। फिर बाद में टाकियों में अभिमार्जन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद मशीनों द्वारा अभिमार्जन, मतलब प्रोसेस को कहा जा रहा है अभिमार्जन, तो टाकियों के थ्रू में मतलब उसको हलाए, मतलब पूरा किया जा रहा है मिक्सचर। उसके बाद मशीनों द्वारा इस तरह से प्रोसेस हो रही है। उसके बाद में ऊन का धागा बनाया जा रहा है, देखिए ऐसे यहाँ पर। अब देखिए उसके बारे में ये भी आता है सवाल कि क्या प्रोसेस होता है, तो ऊन की कटाई शेयरिंग, और उसके बाद में अभिमार्जन को कहेंगे स्कोरिंग। डायरेक्टली स्कोरिंग नहीं है वो, इसको एक हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। तो स्कोरिंग, Scouring. तो स्कोरिंग ऐसे बोल सकते हैं आप, तो शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, और फिर उसके बाद में डाइंग और रोलिंग, के बर की छटाई, रंगाई और रोलिंग, ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, छाटना, सॉर्टिंग, तरतीब देना, बर की छटाई, बर्ड्स को क्लीन करना, और बाद में रंगाई, उसको रंगना, रोलिंग, रोलिंग।